नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक्शन, अंसल ग्रुप पर दर्ज हुई एफआईआर। कहा पैसा लेकर भागा तो पाताल से भी निकाल लाएंगे। मायावती का बड़ा फैसला, भतीजे आकाश आनंद के बाद भाई आनंद कुमार को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, कल सीएम करेंगे चेक वितरण। अयोध्या में भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, राज्य सरकार को लगाया 15,000 का हर्जाना। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की जांच पूरी, सदन में कल पेश की जाएगी रिपोर्ट। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने की है मामले की जांच। मेरठ में सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी पर केस, एटीएम से धक्का मुक्की पर सपा जिला अध्यक्ष समेत 53 पर केस। दलित की बारात पर हमले के विरोध में किया था प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको विधान परिषद से हम तस्वीरें दिखाते हैं। हमने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है, इस बजट में हम इसका उल्लेख करेंगे आने वाले उस पे। इसमें सरकार यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष भी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम 7 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी देने जा रहे हैं। ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सभी आगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष भी। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं को लेके आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जनजातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने। विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम। और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था। और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने हर नगर निकाय में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे के। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे, किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया। याद रखना, 17 के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और प्रदेश में अनेक अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 गरीबी रेखा से उतरे और प्रदेश में इस प्रयास से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से व्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक शानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी लागत विकास के लिए, ये विकास की गति को तीव्र करता, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें 2 से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है और राजकोषीय शासन
अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा जो आपका जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लो सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है, 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे, और लीकेजेज को का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकता पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। अच्छा बात आपने कही है, तो अच्छा जब आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65 तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर कर चुका है, और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेके 80% और कभी कभी 90 तक ये खर्चा होता है, नहीं वापस होता है। फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है। इसके लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है। आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, इन्हीं के नाम पे, यानी हमें समय आने के समय आते, जब हम लोग आए थे तो वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, 1-1 रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हाँ, इनमें औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य होने की गारंटी है, उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है। मोदी आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अंग को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस है। हमारे पास मैं था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, आप बताइए देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन, एक समय आप था लाल बिहारी जी, 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर, और आजमगढ़ तो कभी कमरा ही नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं है। आज कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम, समाजवादी पार्टी का नाम मत बोलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से, ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां ले गई। आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया। उत्तर प्रदेश का
कहना चाहते हैं खतरे के पैर उत्तर प्रदेश का कोई सम्मान नहीं था। मैं आपको कहूँ नहीं पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं, आज जाता है। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से, सामने पूछने वाले का मिलता है। और ये है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए। कभी एकांत में समय भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में अपना मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते। आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को एक चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अरे लाल बिहारी सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिस्कल टैक्स था वो 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है। और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा, यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10%, 10.5% और 11.6% रहा है, यानी जो बेहतरीन बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.3%, यानी लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खुलने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच मात्र 12.75 लाख करोड़ था, 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं। 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो पता कि हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बता कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश इसका अग्रणी अर्थव्यवस्था होती, जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाएगी। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष, यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष आरंभ होगा,
इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहाँ नहीं हो रहा। आपने पता नहीं कहाँ के आंकड़े लाल बिहारी जी बढ़ा है पर आप जब से देश स्वतंत्र हुआ यूपी का 55 लाख करोड़ रुपया था और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 14 से 9 साल में 41 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज भारत के विकास में अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का अभ्यास डालिए। लाल बिहारी जी, सत्य सुनिए, सत्य का अगर आपने यहाँ पे दयालु हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन छाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा, लेकिन सरकार के उसमें है। और आपने इसकी चर्चा तो की, आप यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड के नेता निवेश करते हैं अपना, आप थोड़ा चर्चा कर लो ना। आप जापान की चर्चा करिए, इनके पास इन लोगों ने कर्जा लिया है। अगर उनके सामने आप भारत का देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत है। और भारत का जो भी है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके गए हैं, सच में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इसके लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों की समझ और बुद्धि से थोड़ा ऊपर का विषय है, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में सुनना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे, देश की जीडीपी 9.6% से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की 11.6% की दर से आगे बढ़ा है। यानी जो कदम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पर उठाए हैं, इसके परिणाम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म जो यूपी के अंदर लागू हुआ है, उसका परिणाम शासन की कार्यपद्धति ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी सामने देखने को मिला है। और आज मुझे बता, जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगा, आपने महाकुंभ के दौरान आप लोगों को कहा ये सब सुनने की, जो बाहर के लोग आते थे वो अंदर डीजल या पेट्रोल लेते थे तो उनके राज्यों में सस्ता होता था, तमिलनाडु की तुलना में, कर्नाटक की तुलना में, पंजाब की तुलना में सस्ता होता था। तो वे लोग क्या कहते, साहब देखिए यूपी में तो डीजल पेट्रोल भी सस्ता है। आप लोग वहां जनता का शोषण, वहां भी आपके मित्रगण कर रहे हैं। तो हम लोगों के डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है और उस सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन, जो मैंने कहा ना, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी होता है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश का है। 2017-18 में केवल 122.4 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था और अगर 24-25 के दौरान हम इसको देखेंगे तो यह है 1024.41 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन, कई गुना। और यूपी में डिजिटल लेन देन अपनाने में पूरे नंबर 1 पर है और इसमें से आधे से अधिक तो केवल यूपीआई के माध्यम से ही हुए। इसके लिए बैंक की शाखाएं खोली गई, 20,416 बैंक की शाखाएं हैं, 4,932 बैंक मित्र हैं, 18,000 से अधिक 18,747 एटीएम है, 4,40,000 से अधिक बैंक केंद्र हैं जो वहां पर लोगों के
सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पैसा पाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर हम 11 विभागों के 207 योजनाओं की धनराशि को देखेंगे तो 113 केंद्रीय योजनाएं और 94 राज्य सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसके से 9 करोड़ यानी 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख लोगों को 1,11,637 का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में गया है। ये योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, अन्य सेक्टर की बात नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने एफडीआई को भी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहां आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, और जिसमें अप्रैल 2000 से लेकर के 2017 कुल 3,303 करोड़ रुपए का एफडीआई यूपी पर आया था, और 17 से 24 के बीच में यह आया है 1,008 करोड़ रुपए से अधिक का, यानी आपसे कई गुना जो आप 17 वर्ष में नहीं कर पाए वह काम उससे कई गुना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश इन 8 वर्ष में सफल हुआ है। बैंकिंग तंत्र की जो मैं बात कर रहा था, अर्थव्यवस्था को एक नई गति देता है, उसकी रीढ़ के रूप में काम करता है, और ऋण देने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें एक स्पीड है। और उत्तर प्रदेश के बैंक में 16-17 तक पैसा होता था मात्र 12,75,000 करोड़ का, और 24-25 में यही राशि बढ़कर के गई है 29,66,000 करोड़ रुपए आज जमा पिछले सत्र में जमा हुआ है उत्तर प्रदेश के बैंकों में। सीडी रेशो जो छोटे यानी बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट रेशियो यूपी के अंदर है, जितना पैसा हम जमा करते थे कितना प्रतिशत यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, यह मात्र 43-44% 2017 तक था, आज ये बढ़कर के 61% हुआ है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, कदम है सरकार ने, और सरकार से सभी चीजें दिखती हैं। आरबीआई का बुलेटिन कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है, यानी उत्तर प्रदेश अधिक इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रमों के लिए बैंकों से लोन करने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर, पीएम योजना में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर पर, और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या प्रदेश के अंदर बढ़ी है। आज के दिन पर पूरे देश के अंदर 7,40 लाख लोग आयकर रिटर्न हैं, और उत्तर प्रदेश में 71,65,000 लोग आज के दिन पर इनकम टैक्स उपलब्ध अपना आईटीआर जमा करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।